और आप देख रहे हैं V3Y द साइंस ब्रिगेड। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने उस पार्टिकल को ढूंढ निकाला जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है। फिर हमने थॉमसन मॉडल देखा जिसमें हमने ये पाया कि किस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो वहाँ पे ये बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज स्मीयर होगा या फिर फैला हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे रदरफोर्ड गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट इस बात की गारंटी देता है कि पॉजिटिव चार्ज स्मीयर ना होकर के केवल एक रीजन में होगा जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ तक की बात हुई थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पॉजिटिव चार्ज भी चंक्स में या पार्टिकल के रूप में होगा या नहीं होगा। इसकी डिस्कवरी करने के लिए हम लोगों ने जिस एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया उसका नाम है विलियम क्रुक का एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कहते हैं कैनाल रे एक्सपेरिमेंट या फिर एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या इसको आप कभी कभी पॉजिटिव रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। सो हम लिखते हैं पॉजिटिव रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, पॉजिटिव रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया था, आपने एक रॉड ली थी दीदी, और उस रॉड को आपने कहा था कि ये ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर आपने एक प्रेशर क्रिएट किया था जो कि 10 की पावर -3 बार था, यानी कि आपने यहाँ से गैसेज लगभग निकाल दी थी, ठीक है। फिर आपने क्या किया था, आपने एक प्लेट ली थी, एक दूसरी प्लेट ली थी, ठीक है, ओके। और अब क्या किया था, आपने किया ये था कि एक को आपने जोड़ दिया था पॉजिटिव पोटेंशियल से और एक को जोड़ा था आपने नेगेटिव पोटेंशियल से। ऑफ कोर्स ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है से भी आपने जिसको पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ा था उसको हम कह रहे थे एनोड, और जिसको नेगेटिव पोटेंशियल जोड़ा था उसको बोल रहे थे कैथोड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम पॉजिटिव चार्ज को देखें कैसे। हमने इलेक्ट्रॉन को तो निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ थर्मैटिक एमिशन, हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला फिर उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया, फिर मैग्नेटिक फील्ड में लगाया, फिर हमने वहाँ से स्पेसिफिक चार्ज निकाला और सब कुछ किया, ठीक है। सेम वे आप पॉजिटिव चार्ज को ढूंढना चाहते हैं, तो ढूंढने के लिए बस एक आपको काम करना है, और वो ये है कि आप इस पे इसको परफोरेट कर दीजिए, छेद कर दीजिए। जैसे मान लीजिए प्लेट है हमारी, कैथोड की प्लेट है ये, ठीक है। आप इस कैथोड की प्लेट में होल्स कर दो, होल्स कर दिए, होल्स कर देंगे तो ऐसी रेस को हम ऐसे जो हमारा डिस्क है उसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, परफोरेट क्यों किया गया और इससे हमको फायदा क्या होगा, तो जरा इसको ध्यान से देखते हैं। अभी आप जानते हैं कि ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो आप बस हमने डिस्क को बदल दिया, एक्सचेंज क्यों किया उसका रीजन भी आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो नेगेटिव साइड से कुछ रेज निकलेंगी जिनको हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं, ये तो था। अच्छा, अब आप करिए क्या, ये जो कैथोड रेज आ रही हैं, ठीक है, इन कैथोड रेज के रास्ते में हमने कहा था कि जो प्रेशर क्रिएटेड है, ये प्रेशर क्रिएटेड है, ये प्रेशर है 10 की पावर -3 बार, यानी कि आपने गैस मॉलिक्यूल्स को हटाने का भरसक प्रयास यानी कि पूरी कोशिश की है, लेकिन क्या 100% वैक्यूम किया आपने, नहीं किया। इसका मतलब ये होगा कि कुछ ना कुछ गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद होंगे। जो गैस मॉलिक्यूल्स वैक्यूम रखने के बावजूद मौजूद हैं, क्योंकि 100% वैक्यूम नहीं है, ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं रेसिडुअल गैस मॉलिक्यूल। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, तो ये बचे हुए गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये आप इतना तो जान गए कि ये कैथोड रे ट्यूब है, कैथोड रेज हैं, इन कैथोड रेज में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी इस रेसिडुअल गैस के किसी एक मॉलिक्यूल से एनकाउंटर कर गया, तो इतना तो पता ही है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा था,
अब इस इलेक्ट्रॉन ने इस एटम, इस मॉलिक्यूल पर स्ट्राइक किया। जब स्ट्राइक करेगा तो इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल लेगा, जिसकी वजह से आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां पर? ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। गए? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए, क्यों गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ खींचेंगे। ठीक, ये जा रहे हैं, यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब हुआ क्या? जब ये यहाँ पहुंच गए तो इस इलेक्ट्रॉन ने हैमर किस पे किया था? हैमर किया था इस मॉलिक्यूल पे। जब मॉलिक्यूल पे हैमर किया तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? चार्ज अप हो गया। मॉलिक्यूल के ऊपर कैसा चार्ज हो गया? मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैट आयन बन गया ये। अब कैटायन बन गया ये, तो कैटायन कहाँ जाएगा? कैटायन जाएगा ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल के पास, यानी कि कैथोड के पास। तो ये जो कैटायन है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड, टुवर्ड्स द कैथोड की तरफ ये मूव करेगा। जब ये टुवर्ड्स द कैथोड की तरफ मूव करेगा तो ये इस परफोरेशन से होकर भी जाएगा, मतलब इस छेद से होकर भी जाएगा, और जब होल से होकर जाएगा तो आप पाएंगे कि कुछ कैथोड रे जो एनोड या यूं कह सकते हैं जो कैटायन है, ये कैटायनिक पार्टिकल जो है वो इस तरफ मोशन करने लगेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर जिंक सल्फाइड जो कि फॉस्फोरेंट स्क्रीन का काम कर रही है, अगर आप वो प्लेट यहाँ स्क्रीन यहाँ पर रख देंगे तो ये यहाँ जाकर के इल्यूमिनेशन भी देंगे। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ की कहानी भूल जाऊँ जो हुई थी, इलेक्ट्रॉन आया, इस पर टकराया, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जिसको हम सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं, और सिर्फ इस सेकेंडरी एमिशन के थ्रू यहाँ पे एनोड में एक करंट डेवलप हुई जो कि आपको यहाँ पे एमीटर लगा दिए मित्र हो जाएगी। लेकिन एक हुआ ये कि यहाँ पे जो कैटायन होगा वो कैथोड की तरफ मूव कर गया, और कैथोड की तरफ मूव जब किया तो यहाँ पर जो परफोरेशन है, जो कि छेद है, वहां से होकर के गुजरेगा, तो ये आपको ऑपोजिट साइड दिखाई देगा। कैथोड रे इस तरफ जा रही है, ये कैथोड रेज है, और ये एनोड रेज है। एनोड रेज क्यों कहा गया? क्योंकि अगर इसका हम ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करें तो ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे कि एनोड से आ रही है, इसीलिए इनको कभी कभी हम क्या कहते हैं? इनको कभी कभी हम एनोड रेज भी कहते हैं, या कभी कभी हम इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, या इनको कभी कभी हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स भी कहते हैं। अब प्रोटॉन्स कहने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन एक है। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए कंडीशन ये है कि अगर ये रेसिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स, अगर ये रेसिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स केवल हाइड्रोजन के हुए तो आपको प्रोटॉन विजिबल होगा, वरना हमारे पास केवल एक ही चारा है, वो है कैटायंस आपको मिलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस निकालना बहुत ही दुष्कर कार्य है, आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए अगर हाइड्रोजन है, आप जानते हैं ना एसिड के डेफिनेशन, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि H+ आयन देता है, तो H+ आयन हमेशा आपको प्रोटॉन देगा। हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही तो बचा, इसलिए आप क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन क्या हो गया? बाहर निकलेगा। तो प्रोटॉन अगर आपको देखना है तो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स को अगर आप एनर्जाइज कर सके, समथिंग लाइक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी देंगे तो वो प्रोटॉन आपको एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पता किया कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही जो कि एनोड रेज है। अब ये रेज चार्ज है या नहीं है उसका पता करने के लिए सेम एक्सपेरिमेंट, आप यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, तो ये जो रेज होंगी ये डेविएट हो जाएंगी टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव साइड अगर ये मूव कर जाएंगी तो हम कहेंगे इनके पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनको कहा गया कि ये काउंटर बैलेंस करेंगे इसको, और हमने E/m का रेशियो वगैरह सब कैलकुलेट किया। ठीक, अब आते हैं हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे, जो कि उन्होंने गोल्डफर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद दिया था। लेकिन इसको यहाँ पे लाने का पीछे रीजन ये है कि आपको पॉजिटिव रेज भी दिखाई पड़ेंगे, आपको प्रोटॉन्स भी दिखाई पड़ेंगे, बस शर्त ये है कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, या फिर अगर आपको कोई गैस अच्छी मिल रही है, हाइड्रोजन के अलावा कोई गैस है जो कि आप हैवी है, हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे आपको कैटायंस में आपको खुश रहना पड़ेगा। आपको एग्जैक्टली 1 प्रोटॉन दिखना बहुत मुश्किल होगा, प्रोटॉन बीम नहीं दिखता है। ठीक है, आपको फिर कैटायन दिखेंगे। ओके, अब आते हैं हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है रदरफोर्ड्स
एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड क्या किए थे? रदरफोर्ड किए ये थे, रदरफोर्ड एज्यूम, या यूँ कह सकते हैं, चलिए एज्यूम दैट न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस का डिस्कवरी इन्होंने की थी विद द हेल्प ऑफ बोल्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियस ऑफ एटम acts as sun and electrons acts as planets. Also electrons revolves around the nucleus in circular orbit as planets revolves around the sun। तो जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ठीक है, बस अंतर ये है कि जो हमारा प्लैनेट्स हैं या सोलर सिस्टम है उसमें सन प्लैनेट को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू पकड़ता है, अट्रैक्ट करता है जिसके से बाहर न जाए। वैसे ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ पकड़ता है, बस फोर्स का अंतर है। वहाँ पर क्या लग रहा है आपके प्लैनेट में, वहाँ पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो एटम में है वो क्या लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये मॉडल था इनका, क्वाइट अच्छा था। इससे आपको एक पिक्चर मिल जाएगी कि हमने सोलर सिस्टम रखा गया है तो हमारे पास सन बीच में होता है और प्लैनेट्स उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे हैं। वेरी गुड, बट होता है ना कि कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन रह जाती है। ऑफ कोर्स ये भी इंसान थे तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन अब भी रह गई है। तो लिमिटेशंस क्या है, हम लिमिटेशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए लिमिटेशंस, लिमिटेशंस का जरूरत है। अगर लिमिटेशंस नहीं होंगी तो हमें कभी भी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी कुछ बेटर करने की। जब तक गलती नहीं निकलेगी तब तक कि आप बेटर की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसीलिए लिमिटेशंस तो होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, सो limitations of Rutherford's atomic मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कमी क्या थी, तो मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं। पहली कमी ये थी कि द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन is much smaller than size of planet। हे भगवान, प्लैनेट कितना बड़ा आप हम रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितना छोटा जो उसको आप देख भी नहीं सकते। तो साइज का मैटर है। दूसरी बात, ये अभी आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन जब आप लोग ट्वेल्थ में जाएंगे तो आप एक बात पढ़ेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है मतलब कि उसकी स्पीड इंक्रीज होती है अभी के लिए, हालांकि वेलोसिटी इंक्रीज होती है।
अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी छोड़ता है, यानी कि वो लाइट या हीट के फॉर्म में क्या करेगा, अपनी एनर्जी लिबरेट करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक, अच्छा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ना, हाँ, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is accelerated, it radiates energy। ठीक, एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, अब हम एक मॉडल देखेंगे, उसके आगे हम इसका जस्ट लिखेंगे एक स्टेटमेंट में, जो कि मेन लिमिटेशन माना जाता है इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, लेकिन पहले पिक्चराइज करते हैं इसको। देखिए, आपने कहा था, आपने नहीं, रदरफोर्ड ने कहा था कि आपके पास न्यूक्लियस होगा जो कि सन की तरह बीच में होगा, जिसमें प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब तो रदरफोर्ड ने नाम दे दिया था, इसलिए मैं प्रोटॉन वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में प्रोटॉन के या न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। न्यूक्लियस में चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जी हाँ लगेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो क्या इसके बाद खींचा चलाएगा। यानी कि अगर किसी पोजीशन P पर हम इसको नोट कर रहे हैं तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये पार्टिकल यहां पर होगा। तो क्या पहले डिस्टेंस कुछ थी से लाइक r, बाद में ये डिस्टेंस चेंज होकर के स्मॉल r रह गई, यानी कि डिस्टेंस कम हो गई। आपको एक बात बता दूं कि जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, जस्ट इतना समझ लीजिए कि जो एनर्जी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r के। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, न्यूक्लियस अपना फोर्स बढ़ाता चला जाएगा, तभी तो पास खींचेगा, तभी एक्सेलरेशन होगा। और साथ ही साथ इसकी एनर्जी क्या होगी, वो कम होती रहेगी। और जो एनर्जी जब कम हो रही है तो इसकी जो बची हुई एनर्जी है वो बाहर की तरफ, आउट ऑफ द सिस्टम, इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रेडिएट करनी पड़ेगी। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि हर सेकेंड बाद ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस से पास आता चला जाएगा। और जब पास आता जाएगा तो आप जानते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या आती है कि सर्कल इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट एट एवरी पॉइंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मस्ट बी फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स होनी चाहिए, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पास चलाता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि पास आते आते, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगी रहा है ना, तो पास आते आते क्या होगा, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा और न्यूक्लियस बस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्लासिकली एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट एंड येट एटम्स एग्जिस्ट, फिर भी एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कैसे होगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो कल के लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड का ये जो कमी थी कि इलेक्ट्रॉन रेगुलरली अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से उसका पाथ सर्कुलर ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा, और फाइनली वो डंप कर जाएगा इन द न्यूक्लियस एंड जो हमारा जो सिस्टम है क्या कर जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इस बात को हम शब्दों में लिख लेते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट जो कि की पॉइंट होने वाला है, while revolving around the nucleus, electron will radiate the energy
continuously, and at last it will dump into the nucleus and the system will collapse. The system will get collapse. इसलिए एटम्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, बट एटम एग्जिस्ट करता है। लेकिन रदरफोर्ड का न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी उसने फिजिक्स में एक और ब्रांच खोल दी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स की इन्होंने ब्रांच खोल दी और इन्होंने कुछ और जानकारी दी हमको जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और पहला उसमें से जो कॉन्सेप्ट है वो है एटॉमिक नंबर। So we'll define atomic number. Definition क्या है? The number of protons present in nucleus of atom is called atomic number. atomic number यानी कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उससे डिसाइड होगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। ऑफ कोर्स आप कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं, क्योंकि एटम न्यूक्लियस एटम जो है वो क्या स्टेबल है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मत कहिएगा, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अगर किसी भी तरह आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। अभी थर्मोडायनेमिक एमिशन हम लोगों ने किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए थे। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो क्या एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट ही बदल गया? ऐसा नहीं होता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हम बल्कि प्रोटॉन्स लेके ही चलेंगे। ठीक है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम है इन द एटम, बट एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफाइन होगा, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बदले तो जी हाँ, आपका एलिमेंट भी बदलेगा। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन है। और बात ध्यान रहे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय Z। ठीक, तो हम Z से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, सो अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं हम क्या, मास नंबर। मास नंबर the total number of protons and neutrons is called
मास नंबर। यहां पर एक पार्टिकल नया आया है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक सर ने की थी, जिसके बारे में हम लोग अगले डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे डिस्कवरी हुई थी। लेकिन बता दूं कि बेरिलियम का कुछ यूज़ किया था। अब बेरिलियम एक न्यूट्रॉन मल्टीप्लायर की तरह ट्रीट किया जाता है फिजिक्स में, ठीक है। सो न्यूट्रॉन का हमने क्या किया था, खोज की थी, जेम्स चैडविक सर ने की थी ह्यूमन रेस में। तो वहाँ पर अगर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का नंबर हमें पता है तो उनको ऐड अप करके हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय अब यहाँ पे एक तकलीफ हो जाती है। तकलीफ ये है कि कुछ बुक्स ए से डिनोट करते हैं, कुछ लोग एम से डिनोट करते हैं, तो हम ए लेकर ही चलेंगे, ठीक है। तो ए इज डिफाइंड एज, या मास नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ना, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। इसलिए हम लिखते हैं Z प्लस n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ओके। अब दो कॉन्सेप्ट और, एक है आइसोटोप्स और एक है आइसोबार्स। नेक्स्ट है आइसोटोप। आइसो मतलब सेम, टोप मतलब स्थान, टॉप पे आ गया वैसे टोप है, स्थान, स्थान नहीं जगह। तो सेम जगह वाले सब्सटेंसेस, यानी कि सेम जगह कब होगी, जब एलिमेंट सेम होगा। एलिमेंट कब सेम होगा, जब इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसीलिए डेफिनेशन आ रही है, एटम्स having same atomic number but different mass number is called, are called, क्योंकि वहां पर हमने एटम्स लिख रखा है, are called आइसोटोप्स, ठीक है। एग्जाम्पल, आइसोटोप का जो एग्जाम्पल है वो ये है। अगर हम हाइड्रोजन लें तो नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, फिर लिखते हैं एलिमेंट का सिंबल। सिंबल बेसिकली तीन तरह से लिया जा सकता है। पहला कि आप एलिमेंट का फर्स्ट लेटर लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, या तो आप फर्स्ट टू लेटर्स लिख लीजिए, जैसे हीलियम का होता है He, या तो आप कोई लैटिन नेम यूज कर लीजिए, जैसे सोडियम के लिए हम Na लिखते हैं, ठीक है। तो ये है एटॉमिक नंबर, ये है सिंबल, और ऊपर लिखते हैं हम मास नंबर, ठीक है। इसका नाम है प्रोटियम, PROTIUM, प्रोटियम, ठीक है। ये बेसिकली आपको मिलता है हाइड्रोजन जो आपको मिलती है गैस। नेक्स्ट है 1H2, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसको कभी कभी लोग हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसलिए हैवी वाटर से बनता है, ड्यूटेरियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1H3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे आइसोबार्स। नेक्स्ट चलेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, जस्ट उल्टा कर दीजिए, एटम्स having same
मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर are called isobars. isobars, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, मास नंबर 39 होता है, बस इसका एक आइसोटोप है जिसको हम लिखते हैं 40. और एक लिख लीजिए देख लीजिए क्या यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट सेम है. जी हाँ, सेम मास नंबर होना चाहिए बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको हम आइसोबार्स बोलते हैं. एक आगे कॉन्सेप्ट और, उसको बोलते हैं आइसोटोन्स. उसको बोलते हैं आइसोटोन्स. तो देखिए आइसोटोन्स क्या होते हैं. एटम्स हैविंग same number of neutrons, same number of neutrons, only neutrons are called isotones. आइसोटोन्स यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए. जैसे हम लिख रहे हैं क्या, हम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एक आइसोटोप लिया हाइड्रोजन का 1H3 और एक हीलियम का न्यूक्लियस लिया जो कि लिखा हुआ है इस प्रकार से. ठीक है, रिमेंबर दैट मास नंबर की डेफिनेशन क्या है. मास नंबर की डेफिनेशन ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए. यहाँ पर मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा, इसका मास नंबर है 3 -1, ये हो जाएगा 2. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम एन ऑफ हीलियम निकाल लें तो ये हो जाएगा 4, दैट इज मास नंबर -2 विच इज इक्वल टू क्या. यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर आ रहे हैं, इसीलिए 1s3 जिसको हम ट्राइटियम कहते हैं और हीलियम का न्यूक्लियस जिसको हम 2He4 कहते हैं. ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाएंगे. ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स की खोज कैसे हुई और फिर हम लोग बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर. तब तक के लिए इतना ही. देखते रहिए V3 बाय द साइंस ब्रिगेड. धन्यवाद.